एवरीवन, द कॉन्सेप्चुअल आईएएस आप सभी का स्वागत करते हैं। एंड ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 के फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। बट इसका पर्पस क्या है, वाई हम लोग इसको इस तरह से क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट, पहले आप ये समझ सकें कि स्ट्रेटजी आप कैसे ड्रॉ आउट करेंगे, उसके लिए क्वेश्चंस देखना जरूरी है। देन आपको मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी, एनसीईआरटी का कंप्लीट लेक्चर। एक ही लेक्चर में हम फिजिकल ज्योग्राफी पूरा करेंगे। 9th से लेकर 12th तक के फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक होंगे वो सब कुछ एक ही में कवर होगा और ये यूट्यूब में सबके लिए एकदम फ्री होगा, ठीक है। बट क्या वो आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त होगा? उत्तर है नहीं। आपको देखना होगा टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सारे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यहां पर हम आपको केवल फिजियोग्राफी वाले सेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस बाद में दिखाएंगे। अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको बाद में दिखाएंगे कि उनका लेवल कैसा होता है, किस तरह से आप उसकी हेल्प से तैयारी कर सकते हो। एंड यूपीएससी के ये जो पीवाईक्यूज हैं, ये ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी के पे बेस्ड हैं, उनको हम लोग एक बार पहले देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप अपने ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 में। इसी तरह हम लोग टॉपिक वाइज पूरे पेपर का एमआरआई करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास है। अच्छा, ये सीरीज ए है, 2024 के प्रीलिम्स के पेपर का ये सीरीज ए है। अगर आप पेपर साथ में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। स्टेटमेंट: एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये गलत है। क्यों? बिकॉज एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एटमॉस्फेयर इज ओपेक फॉर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इसकी वजह से जो अर्थ की हीटिंग की वजह से जब अर्थ रेडिएशन करती है तो उसको ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है वाटर वेपर, CO2 इनके द्वारा। इसी वजह से एटमॉस्फेयर हीट करता है, ठीक है। एंड ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती हैं वो सीधे अर्थ में ऑब्जॉर्व होती हैं। व्हाई? बिकॉज इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए अर्थ ट्रांसपेरेंट है। सो कोई हीट ऑब्जॉर्व नहीं होती, वो सीधे अर्थ में आके ऑब्जॉर्व होती है, नॉट इन द एटमॉस्फेयर। सो ये अपने आप में पहला गलत है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये सही है, ठीक है, ये सही है। बिकॉज लॉन्ग वेव रेडिएशन ये ऑब्जॉर्व कर ली जाती हैं इन गैसेस के द्वारा, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। नो, ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा? सो एनसीईआरटी क्लास 9 फिजिकल ज्योग्राफी के एनसीईआरटी जो है इसमें आपको ये मिलेगा। इसका चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो एनसीईआरटीज करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं: फिजियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी और हाइड्रोलॉजी, आप जो भी कह लीजिए। उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट अगर हम साथ में मिला लें तो केवल फिजिकल ज्योग्राफी वाले एस्पेक्ट से हमारे 7 से 8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इतनी तैयारी के लिए आपको केवल 4 to 5 आवर देने पड़ेंगे। ये वीडियो में हम सब कुछ करेंगे, जो वीडियो फ्री मिले आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। हमारा इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच मोर ग्रेटर एज कम्पेयर टू द पोल्स। तो स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है। सो इक्वेटर में स्पेशली ट्रॉपिक्स के बीच में अगर हम बात करें, नॉर्थ साउथ ट्रॉपिक्स के बीच में, ये वो एरिया है जहाँ पे इंसोलेशन हायर होता है इस पूरे एरिया में। इसी वजह से इसमें एवेपोरेशन हायर होता है, और ये एवेपोरेशन थ्रू आउट द ईयर होता है। इक्वेटर में सन रेज थ्रू आउट द ईयर फॉल आउट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है। इवेपोरेशन ज्यादा हाइट तक टेम्परेचर को ट्रांसफर करता है, बिकॉज ऑफ दैट जो ट्रोपोस्फियर है
ये इक्वेटर की ओर ज्यादा थिकर होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द पोल्स। सेकेंड, द इक्वेटर, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट। सेम थिंग अभी हमने एक्सप्लेन की, बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स, और ये कन्वेक्शनल करंट्स इमर्ज होती हैं बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ इंसुलेशन थ्रू आउट द ईयर ओवर द इक्वेटर। ठीक है, सो इसलिए इसमें ये दोनों बातें अपने, देयरफॉर हम जानते हैं कि ये जो थिकनेस का रीजन क्या है और उसको ये स्टेटमेंट सही से एक्सप्लेन करता है। अब हम अपने ऑप्शंस देखेंगे, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन, सो ए ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट होगा। अगेन ये क्लास 11th की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, क्लास 11th फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में। सो वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 23, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 इससे क्वेश्चन आया हुआ है। पेज नंबर 23 में आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है तो अब प्रोडक्ट्स जो दिए हैं इनमें से क्या क्या चीजें इरप्ट होते हैं। सो पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स, ऑल फोर, ये सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, which of the following is our correct inference or inferences from isothermal map of month of January। दो बातें पता होना चाहिए कि मंथ ऑफ जनवरी क्यों लिखा गया, आइसोथर्मल मैप का क्या मतलब होता है। तो पहले आइसोथर्मल मैप, आइसोथर्म वो लाइन होती है जो समान टेम्परेचर को, इक्वल टेम्परेचर को कनेक्ट करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए किसी समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वाटर के एटमॉस्फेयर में या कहीं भी टेम्परेचर लाइन अलग अलग लैटिट्यूड पे इक्वल हैं लाइक दिस, तो आइसोथर्मल लाइन अपने आप में बेंड हो जाती है। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ कॉन्टिनेंट एंड वाटर में ये डिफरेंट होता है बिकॉज वाटर धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। कॉन्टिनेंट क्विक हीटिंग लेता है एंड क्विक कोल्डिंग अब एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन और वाट एवर जो भी फैक्टर प्रेजेंट है वो अपने आप में आइसोथर्मल लाइन को मैनिपुलेट करते हैं। अलग अलग मंथ में अलग अलग होगा। सो जनवरी, जनवरी कहने का क्या पर्पज है, सी जनवरी में आपको पता है कि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके नॉर्थ में एक्सट्रीम कोल्ड या विंटर सीजन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस सिचुएशन में आइसोथर्म, पहला स्टेटमेंट है आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। क्यों साउथ टू द कॉन्टिनेंट, बिकॉज साउथ विंटर सीजन में जो कॉन्टिनेंट हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि पानी रिलेटिवली गर्म होता है, हीट उसमें हीटिंग होती है एज कंपेयर टू वाटर, वार्मर वाटर होते हैं। तो इसलिए आइसोथर्मल लाइन उसमें नॉर्थ और ये साउथ की ओर बेंड होते हैं कॉन्टिनेंट में, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नदर्न अटलांटिक ओशियन वार्मर। यहाँ पे क्या लिखा है, कोल्डर, ये गलत है, इसको वार्मर करो, वार्मर। एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, यस, ये पानी की जो करंट्स की बात हो रही है ये पानी को गर्म करते हैं रिलेटिवली। आप ऑलरेडी जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये इक्वेटर के वाटर को नॉर्थवर्ड ले जाती है, नॉर्थ पोल की ओर ले जाती है, इसीलिए ये पानी को गर्म करता है, वार्मर वाटर होते हैं, और इसकी वजह से आइसोथर्म नॉर्थवर्ड बेंड करेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए गलत है, यहाँ पे कोल्डर है ये गलत है, बाकी और सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, देयरफॉर आंसर मस्ट बी ए। ठीक है, ए। अब ये क्वेश्चन कहां से आया है, अगेन एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पेज नंबर 83। ठीक है, यहां से क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
सो ये कुछ कंट्रीज के नेम्स आपके सामने दिए हुए हैं। हाउ मेनी अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विथ नॉर्थ सी? अब देखिए, ये अटलस एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों को ब्लेंड करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से नहीं है, बट हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि जो आप फिजिकल ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का लेक्चर देखेंगे, उसी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एस्पेक्ट को कवर करेंगे। मतलब ये कि ज्योग्राफी के लिए आपको मैक्सिमम 2 to 3 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। एक फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट इंक्लूडेड होगा, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी के लिए जिसमें इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों एस्पेक्ट होगा, और तीसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड फंडामेंटल्स ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी के 3 लेक्चर आपके लिए आएंगे ज्योग्राफी के, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम के सारी ज्योग्राफी कवर होगी। ठीक है, सो आइए देखते हैं। इसमें हम अटलस को जब एक साथ लेके चलते हैं तो हमें पता चलता है कि नॉर्थ सी में फिनलैंड नहीं पड़ता, बाकी ये पड़ते हैं। ठीक, तो ये अपने आप में फिनलैंड को बाहर कर दीजिए। तो इसमें से कितने आंसर होंगे? रसिया भी नहीं पड़ेगा नॉर्थ सी में। क्या क्या पड़ेगा? जर्मनी एंड नॉर्वे, सिर्फ 2, जर्मनी एंड नॉर्वे। रसिया और फिनलैंड नहीं पड़ेंगे। फिनलैंड बाल्टिक सी को सराउंड करता है, तो इसलिए वो बाल्टिक सी में पड़ेगा। फिनलैंड बाल्टिक सी में आता है। ठीक है, रसिया नहीं पड़ेगा। जर्मनी एंड नॉर्वे ये नॉर्थ सी में पड़ते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ओनली 2। नेक्स्ट आइए देखते हैं। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। सी देखो, रेनफॉल एक वेदरिंग फैक्टर है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? कि किसी भी रॉक की लेयर को डिफॉर्म करना, उसके फॉर्मेशन को ब्रेक करना। सेकंड स्टेटमेंट, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन। यस, कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर में मिक्सअप हो जाता है ड्यूरिंग द रेनफॉल। थर्ड, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सभी वेदरिंग का कार्य करते हैं, बिकॉज ये किसी भी रॉक के सरफेस में जाने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू कर देते हैं। ऑक्सीजन मेनली ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों तरह से एक्सरसाइज करता है बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक। ओके, बट सर्टेनली ये दोनों स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करते हैं। देयरफॉर बोथ द स्टेटमेंट 2 and 3 explains correctly to statement 1 and A आंसर इसलिए सही हो जाएगा। अब आपको ये कहां पे मिलेगा जो वेदरिंग वाला टॉपिक है, कहां पर? क्लास 6 एंड 11 दोनों क्लासेस के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, रीजन, नेम ऑफ द माउंटेन रेंजेस, कौन सा माउंटेन रेंज है और उसका क्या टाइप है। इसके आधार पर हमको मैचेस देखने की, इनमें से कौन कौन से सही मैचेस हैं। जैसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल एशिया। सो सेंट्रल एशिया वासजेस, अब आपको पता है वासजेस कहां पर है? जर्मनी में। सो सेंट्रल एशिया गलत हो गया ना? यस, सेंट्रल एशिया गलत है। क्या ये फोल्ड माउंटेन है? आंसर है नहीं, ये अपने आप में ब्लॉक माउंटेन है। ठीक, तो ये अपने आप में बाहर। सेकंड, आल्प्स तो आपको पता है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनकी रेंज में पड़ता है आल्प्स, तो ये यूरोप में ही पड़ता है आल्प्स माउंटेन। और ये अपने आप में कैसा है? ब्लॉक। नो, ये न्यू फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन नहीं है, तो ये भी अपने आप में आउट। नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका में क्या अपलैचियंस हैं? यस, ये क्या है अपने आप में? फोल्ड माउंटेन, ये भी सही है। सो फर्स्ट ये अपने आप में सही निकलेगा। थर्ड स्टेटमेंट, ये थर्ड मैचिंग जो है ये हमारा सही है। फोर्थ, इंडीज साउथ अमेरिका में, यस। और ये फोल्ड माउंटेन है, यस, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, तो ये भी अपने आप में सही है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इस हिसाब से सही है, तो 2 मैचेस यहाँ पे सही हैं और बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन में इस तरह के डीपर क्वेश्चन को टच किया गया है, सो दैट कि ये क्वेश्चन आपकी कभी गलत ना हो। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यूपीएससी के क्वेश्चन समाप्त होने दीजिए, इसके बाद हम आपको नज 100 के क्वेश्चन दिखाएंगे, जिनको एक्सेस करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है। आप इसके माध्यम से नज 100 टॉपिक वाइज 100 पेपर्स की टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें 6000 टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जो कि इस यूपीएससी स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा सुपर लेवल के हैं, हायर लेवल के हैं।
सुपीरियर लेवल के हैं। एंटायर इंडिया में ऐसी और कोई टेस्ट सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आपको आज का आज वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर, which of the following statements is are correct? It is a gas, yes. The amount of which decreases with altitude, yes. जैसे जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फेयर में, टेम्परेचर डिक्रीज होता है इन ट्रोपोस्फेयर, और विद डिक्रीज इन टेम्परेचर वाटर वेपर कम होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है जैसे 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 आप अल्टीट्यूड में ऊंचाई की ओर जाएंगे। एंड इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, नो पोल नहीं, इक्वेटर। क्यों? बिकॉज इक्वेटर के ऊपर वार्मिंग कंडीशन ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंसोलेशन थ्रू आउट द ईयर। तो ये पोल्स के ऊपर इसका परसेंटेज अधिक होता है। सो सेकंड अपने आप में गलत है, फर्स्ट सही है। आंसर हमारा हो जाएगा ये ए ओनली। नेक्स्ट, अच्छा ये कहाँ पे आपको मिलेगा? सो अगेन आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 है, पेज नंबर है 76, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। अनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, नॉर्मली ओशियंस के ऊपर डेली रेंज कम होता है, डेली रेंज इज लोअर ओवर द ओशियन एंड कोस्टल रीजन्स। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, ये भी कोस्टल रीजन के लिए सही है। ईस्ट एंड वेस्ट दोनों कोस्ट में ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। थर्ड, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, ये गेम चेंजर स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज ईस्ट कोस्ट में जनरली 100 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल होती है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करें तो ये मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, या एवरेज 200 के लिए जाना जाता है, एवरेज 200 सेंटीमीटर रेनफॉल के लिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट जाना जाता है। चाइना टाइप क्लाइमेट में रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यस थ्रू आउट द ईयर होते हैं। तो ये अपने आप में दोनों नहीं हो सकते। थर्ड, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, सी 250 रेनफॉल तो नहीं होती, हाँ, एंड थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल नहीं होती। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन में रेनफॉल होती है मेनली टेम्परेट साइक्लोन से, टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से, इसकी वजह से रेनफॉल होते हैं। हमारे पास बचा मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, यही इसका कोर फीचर है। कैसे पता? सो इसके लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एनसीईआरटी क्लास 11 की, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है क्लास 11 की, उसमें आपको ये मिलेगा। एंड ये पेज नंबर 106 है क्लास 11 की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट, with reference to Coriolis force, which of the following statement or statements are correct? So Coriolis force क्या होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो उसके अंदर एक डिफ्लेक्टिंग टेंडेंसी होती है, जो नॉर्थ पोल में राइटवर्ड होती है और साउथ पोल में लेफ्टवर्ड, ठीक। और जैसे जैसे हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हाइड करते हैं, यानी कि हम पोल्स की ओर जाते हैं, तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है। इतनी बातें हमें पता है, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, यस विंड वेलोसिटी भी कोरियोलिस फोर्स को इंक्रीज करती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। द कोरियोलिस फोर्स डज इंडीड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी। सेकंड, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर, यस ये भी अपने आप में सही है। थोड़ी देर पहले हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की थी विद रिलेशन टू कोरियोलिस फोर्स। द कोरियोलिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल एंड वीकेस्ट टुवर्ड्स इक्वेटर, एंड एट इक्वेटर इट इज अप्रॉक्सीमेट जीरो, एब्सेंट। सो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वेयर विल यू गेट दिस? चैप्टर नंबर 10 फिजिकल ज्योग्राफी, पेज नंबर 91, फाइन। सो फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी अपने आप में रिमार्केबल है। हम लोग इसे सिंगल वीडियो में कवर करेंगे सब कुछ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का एस्पेक्ट विद एवरीथिंग जो कि आपको जानना चाहिए, सिंगल वीडियो में यूट्यूब पे कवर करने वाले हैं। एंड इस तरह के कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का एक नमूना मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर पहले।
थोड़ी देर बाद, सो दैट कि आप इसको अच्छे से और प्रिपेयर कर सकें, अपनी गलतियों को खत्म करें, सो दैट कि आप इंश्योर कर सकें कि आप यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, ठीक है, 2025 में। नेक्स्ट, on 21st June every year, which of the following latitudes experiences a sunlight of more than 12 hour? तो 21st जून क्यों? इसका मतलब यह है कि सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है कहीं पे, या ये हम कह सकते हैं ये नॉर्थ पोल में है सन। नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में सन है, ठीक है। सो इस कंडीशन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चूंकि सन है ऑलरेडी, तो ये 12 आवर से ज्यादा का टाइम होगा, एंड आर्कटिक सर्कल में भी इस समय 12 आवर से ज्यादा का डे साइज होगा। इस तरह से सेकेंड एंड थर्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में इस समय तो हार्डली 8 to 9 ईयर्स, 9 आवर्स और 10 आवर्स का इंसुलेशन पीरियड होगा, एंड इक्वेटर में भी अराउंड ये 12 आवर या उससे कम होता है, अराउंड 12 आवर कह सकते हैं, ठीक है। तो मोर देन 12 आवर के लिए जो कंडीशन चाहिए वो हमारा सिर्फ दो के लिए है, विच वन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ये दोनों, 2 और 4, डी आंसर सही होगा, ठीक है। नाउ कहां पे आपको ये मिलेगा? पहले तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में तो ये मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, PYQ 2020, 2019, 2021 में सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। One of the following region has world largest tropical peatland, which hold around 3 years worth of global carbon emission from fossil fuel, and possible destruction of which extent detrimental effect on our global climate. Which one of the following is denote that type, that region? So अमेजन बेसिन, नो, चूंकि पीटलैंड की बात है तो ये अपने आप में कॉन्गो बेसिन के लिए सही है, बाकी ये सब तो बहुत ही माइनर फैक्ट है इस स्टेटमेंट के सामने। नाउ कैसे आया? ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी का एनसीईआरटी में मिलेगा? नहीं, इसमें नहीं मिलेगा, बट हम जो फिजिकल ज्योग्राफी का आपको मेगा लेक्चर देंगे उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के एस्पेक्ट कवर होंगे, अटलस के एस्पेक्ट कवर होंगे, इसकी वजह से आप उसमें अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ठीक है। सो ये तो हमने बात की कि फिजिकल ज्योग्राफी अपने आप में एज अ टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप क्लास 9th के एनसीईआरटी की बात करें या क्लास 11th के एनसीईआरटी की बात करें, बट केवल फिजिकल ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़कर शायद आप उस तरह से क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, ये सत्य आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसका इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो। जैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, जैसे फिजियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ठीक है। तो इन तीनों सेक्शन के लिए आपको 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, वो भी यूपीएससी स्टैंडर्ड के, जैसे हम आपको दिखाने वाले हैं। इससे यूपीएससी से ज्यादा बढ़िया अच्छे डीपर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, सो दैट कि आपकी एक्यूरेसी एग्जाम में बहुत ज्यादा रहे, टाइम आपका बचे और आप ज्यादा इजी तरीके से अपने क्वेश्चन को हैंडल कर सकें। बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, मीन्स सैक्रिफाइस करते हैं अपना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इन चीजों का श्योर शॉर्ट सोल्यूशन है। तो ये पूरे 6000 क्वेश्चन होंगे, ये लास्ट ईयर 5000 क्वेश्चन थे, इस साल ये पूरे 6000 क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज। टोटल 100 पेपर्स होंगे इसमें, कुछ पेपर्स में 50 क्वेश्चन होंगे, कुछ में 100 क्वेश्चन होंगे, तब जाके 6000 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 4999 में। एंड मैं आपको फिर बताऊंगा, ये इंडिया का मोस्ट मोस्ट रिसर्च्ड आर्टिकुलेटेड टेस्ट प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके सोर्सेस हमेशा वो हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। इंटरनेशनल जर्नल्स भी हम कवर करते हैं जो जनरली और कहीं नहीं होता। इसके अलावा ये इसका लिंक है एप्लीकेशन का, जिसकी हेल्प से आप इस टेस्ट प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, और किसी डाउट के लिए आप ये कॉन्टैक्ट नंबर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जरा ये देखते हैं, हमने बात की थी कि फिजिकल ज्योग्राफी के आपको 3 सेक्शन में चीजें कवर करनी चाहिए। जो हम पहला पार्ट करते हैं इसमें फिजियोग्राफी है, मेनली फिजियोग्राफी एंड यूनिवर्स वाला सेक्शन, ये इसमें हमने कवर किया है ज्योग्राफी के टेस्ट नंबर 1 में। ओवरऑल ये नज प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं ना, तो नज 100 के ये है टेस्ट नंबर 34, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी का पहला टेस्ट है, ओवरऑल टेस्ट नंबर 34 है, जिसमें हम पहले टेस्ट में केवल फिजियोग्राफी ऑफ वर्ड एंड उसका जो साइंटिफिक पार्ट है उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। अब जरा क्वेश्चंस देखिए, ये यूपीएससी स्टैंडर्ड से भी अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटेंट वोल्केनो, एंड इनके एक एक दो दो एग्जांपल नहीं है, यूपीएससी एक पूछता है, हमने वो सारे लिए हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सॉल्व आप करेंगे, अगर आप इसका सोल्यूशन हमसे चाहते हैं तो आप
इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको न केवल टेस्ट अटेम्प्ट मिलता है, इसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं, कितनी भी बार ये टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइफ टाइम आपको एक्सेस दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि इसमें जो डिस्कशन पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर करेंगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो डिटेलिंग है, पॉइंटर है, वो सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल आप एक बार देखिए। यूपीएससी ने जिस तरह के क्वेश्चन पूछे ना, वो सारी चीजें हम लोगों ने और ज्यादा फाइन डिटेल को फॉलो करते हुए उसमें उसमें जो डीपर एग्जांपल्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए हमने ये क्वेश्चंस डिजाइन करवाए हैं। आप इनको देखिए तो ये जो क्वेश्चन का लेवल है ना, ये आपकी प्रिपरेशन में सर्टेनली एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके यूपीएससी प्रीलिम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को देखिए केवल बस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देखिए हमने हर चीज के एग्जाम्पल कितने फाइन तरीके से दिए हैं, सो दैट कि आपको बहुत बारीकी से पता चले कि आपने क्या पॉइंट छोड़े हैं, क्या नहीं छोड़े। फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास 9th क्लास 11th ये जो दो मेन एनसीईआरटीज हैं, प्लस जीसी लियोंग प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो सारे पार्ट को कवर करके एक एक पॉइंट कवर किया गया है। वी हैड लेफ्ट नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट, हमने कोई भी एक भी पॉइंट को इसमें छोड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप एक एक क्वेश्चन के बारे में देखिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपने इसमें डील करना है तो आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में हर एक फैक्ट बहुत बारीकी से पता होना चाहिए। ओनली देन यू कैन एड्रेस दिस सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अर्थक्वेक, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सब कुछ क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे। एज इक्वल टू यूपीएससी क्वेश्चंस हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ भी मिलते हैं। इसमें हर पेपर में 5 to 6 पीवाईक्यूज भी कवर किए जाते हैं, सो दैट कि आपको अलग से पीवाईक्यू सॉल्व ना करना पड़े। सी इतना डीपर क्वेश्चन यूपीएससी 10 साल में एक बार पूछता है। यस, 2022-23 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 में पेपर रिलेटिवली इजी था तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे, बट वी आर टेकिंग ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 years पेपर, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन में कोई रिस्क ना रहे। तो इस तरह से आपको बड़े क्वेश्चन भी डील करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे सिंगल क्वेश्चन में हमने सारे कंट्रीज ले लिए हैं जो कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए याद होना चाहिए। माउंटेन लोके, अब यूपीएससी ने अभी हमने देखा कि यूपीएससी ने 3 डायमेंशनल क्वेश्चन पूछा जिसमें कि 3 डायमेंशंस हैं। इसमें कितने डायमेंशंस हैं? 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये जब तक आप एकदम सिक्योरिटी के साथ नहीं याद करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें गलतियां होंगी। इन गलतियों को अवॉइड करने के लिए आप नज ज्वाइन करिए। नज 100 टॉपिक वाइज 100 टेस्ट पेपर का प्रोग्राम है ये। अगेन, कॉन्टिनेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर लैंड एरिया, सारे कॉन्टिनेंट एक ही बार में कवर हैं। देन अगेन, सिलिकन वैली, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, टेलर वैली, डेथ वैली, ग्रेट बेसिन्स, तो ये सब कुछ एक ही क्वेश्चन में कवर होता है। व्हाई? बिकॉज ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी टुकड़ों में पूछता है, किसी साल 2 पूछ लेगा, किसी साल 3 पूछेगा, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये सब अनुसंधान से पता चलता है, रिसर्च से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कुछ भी देखेंगे, आप देखेंगे कि सारी चीजें बहुत डिटेल में इसमें कवर की गई हैं। एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, देन इसके बाद आप अपना डिसीजन बनाइए कि ये टेस्ट प्रोग्राम आपको लेना है कि नहीं लेना। ठीक, सर्टेनली अगर आप ये चाहते हैं कि एक बार में आप यूपीएससी प्रीलिम क्वालिफाई करें तो ये टेस्ट आप लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तब कहीं ना कहीं जाके आपकी ये सिक्योरिटी होगी कि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करें यूपीएससी प्री में। इन सेक्शन से, जिन सेक्शन में आपने नज 100 की प्रैक्टिसेस करी हैं, एंड दिस विल सर्टेनली नज योर प्रिपरेशन, दिस विल सर्टेनली नज योर चांसेस, दिस विल सर्टेनली नज योर सिलेक्शन इनटू द यूपीएससी प्रीलिम्स, बिकॉज दिस इज टॉपिक वाइज एंड इन डिटेल हमने सब चीजें इसमें कवर की हैं, एक एक चीजें। फाइन, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। अच्छा, नॉट ओनली दिस, हम इसके बारे में कुछ और चीजें देख सकते हैं। ये तो सिर्फ फिजियोग्राफी के 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए मैचिंग के क्वेश्चन में जो डेप्थ है क्वेश्चन में वो यूपीएससी से कहीं ज्यादा है, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन में ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन कवर किए जा सकें। एक सिंगल क्वेश्चन में 20 फैक्ट हमने पूछे हैं। व्हाई? बिकॉज आपकी प्रिपरेशन में वो डेप्थ चाहिए। अच्छा, इसमें जब हम प्रिपरेशन करवाते हैं तो उसमें एक बात का आपको ध्यान रखना होता है कि हम हर आपके गलत क्वेश्चन के लिए एक पॉइंटर तैयार किया जाता है, सो दैट कि वैसी गलती आप दोबारा कभी दोहराएं नहीं। जैसे कि इस तरह क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि जो डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं, आइलैंड्स हैं, तो हमने सारे पूछ लिए हैं, कोई नहीं बाकी है। क्यों? बिकॉज जो आपको याद होने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है, हम हर साल ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड वीसी की जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे वैसे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है।
तो ये स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन की हाउ मेनी स्टेटमेंट सही है, हाउ मेनी फॉर्मेट में यूपीएससी ने जिस साल पूछा था उससे पहले ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट प्रोग्राम में थे। यस 2022 में यूपीएससी ने पूछा था, और 2022 के टेस्ट सीरीज में जो एग्जाम से पहले हुआ था उसमें हम लोगों ने हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन के हाउ मेनी टाइप्स के क्वेश्चन हमने पहले से ही पूछ रखे थे। ये मैपिंग वाले क्वेश्चन हमें अपेक्षा है यूपीएससी कब 1-2 साल में कभी न कभी एक्सपेरिमेंट करते आपसे पूछ लेगी, आपको उसको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस यहाँ पहले से पहले हो जाएंगी। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हम करते हुए ये अपनी प्रिपरेशन इंश्योर करेंगे। वाई, जैसे हमने बोला कि ये अपने आप में नज 100 का प्रोग्राम है, इसमें टॉपिक वाइज 100 टेस्ट पेपर हैं। एंड अब देखिए तो ज्यादातर टॉपर्स ने भी अपने आप में स्टैंडर्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, और उन्होंने आपको रेकमेंड भी किया है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन सर्टेनली हेल्प करता है रैंक 1, रैंक 2। एंड दिस स्मार्ट लेडी जो कि तैयारी जॉब के साथ इसने सिलेक्शन लिया है, सो सी वाज अ बैंकिंग पर्सन एंड उसने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस आया और इसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में रैंक 6 सिक्योर किया, फुल टाइम जॉब में होने के बावजूद। कुछ हम प्रीवियस एग्जाम्पल देखते हैं, तो पहले के जो टॉपर्स हैं उन लोगों ने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं रैंक 2। इसके अलावा कुछ ऐसे एस्पायरेंट जिन्होंने पहले गलती की, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, ये सब वेस्ट किया। न्यूज़पेपर की कटिंग में आप देख सकते हैं इंडिया टाइम्स में। एंड जब जाके 6वें अटेम्प्ट में पहुंच गए तब इन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे इनकी क्लैरिटी बढ़ी, और इस बार इन्होंने 2022 में 6वें अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन लिया। प्री भी पहली बार क्वालिफाई हुआ, मेंस भी क्वालिफाई हुआ, और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। इसके पहले इनके प्रीलिम्स में इतने खराब नंबर आ रहे थे कि इनका कॉन्फिडेंस हिल चुका था कि कभी यूपीएससी प्री भी क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इनका आप एक्सपीरियंस देखिए, 2019 में रैंक 6, इन्होंने भी ढेर सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अगेन इनके 4 अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई नहीं हुए, फिर इन्होंने बल्क में टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व किया, रिवीजन किया, करीब 10,000 टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व किए। एंड 5वें अटेम्प्ट में इनका प्री हुआ, और 5वें अटेम्प्ट में, 5th अटेम्प्ट में ही इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। दिस मैन ही क्वालिफाइड यूपीएससी विद रैंक 3। इन्होंने भी शुरुआत में आई थिंक इनके 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं हुए थे, इसके बाद इन्होंने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का सहारा लिया, और इसके बाद इनका भी सिलेक्शन हुआ। सी हिस्ट्री इज टू मच, नियरली 4,600 कैंडिडेट्स हर साल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 1 नंबर से फेल होते हैं। ये लोग लापरवाह हैं। ठीक है, इनका 1 नंबर से फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे तो ये सेफली यूपीएससी में 120 प्लस स्कोर करेंगे प्रीलिम में, और ये यूपीएससी प्री का कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। अगर आप 100 नंबर की तैयारी कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, आपको 120 से ज्यादा नंबर की तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज जो लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उनकी संख्या हर साल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और वो यूपीएससी का कट ऑफ इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, बिकॉज हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चे होते हैं जिनका यूपीएससी प्रीलिम केवल 5 नंबर से रह जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नियरली 15,000 कैंडिडेट्स, 12 से 15,000 बच्चे हैं जो हर साल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में बैठते हैं, मेंस में बैठते हैं, और इनके साथ एक ही बातें कॉमन है, वो ये है कि ये राइट गाइडेंस में तैयारी करते हैं, मल्टीपल रिवीजन करते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करते हैं, इनमें ये कॉमन है। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के लिए जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि 6,000 क्वेश्चंस का प्रोग्राम है, दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस का नज 100। ठीक, 2025-26 के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। एंड इसमें आपके सारे टॉपिक कवर होंगे एक एक करके, उनमें करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट भी कवर हैं। इसमें 58 टॉपिक वाइज पेपर्स होंगे, 12 टॉपिक वाइज रिवीजन पेपर्स होंगे, 15 टॉपिक वाइज एडवांस पेपर होंगे, केवल 15 पेपर होंगे जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स होंगे। ठीक है, इसका प्लानर देख लीजिए, जैसे टेस्ट 1 में पॉलिटी है, 2 में पॉलिटी, 3 में पॉलिटी, आप इनको टॉपिक एक तरफ देखते जाइए, तो जो ऑर्डर में आपको तैयारी करनी चाहिए उसी ऑर्डर में इसमें सिलेबस पूरी तरह से कवर किया गया है। सोर्सेस कहाँ से करना चाहिए वो चीज भी इसमें मेंशन होती है। ये प्लानर डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, ये है इसमें टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें सीधे क्लिक करके आ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और फ्रीली ये प्लानर आप पा सकते हो। इस प्लानर की हेल्प से आप प्रिपेयर करोगे तो आपके गैप्स नहीं रहेंगे, कोई एरिया छूटेगा नहीं, आपको पता रहेगा कहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को पहले से पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, उस तरह का टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करोगे, उनकी प्रिपरेशन करोगे। एंड सर्टेनली इफ यू आर अ वाइज पर्सन यू विल सर्टेनली ज्वाइन द कॉन्सेप्चुअल आईएएस नज 100 टॉपिक वाइज यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। अगेन आप हर एक चीज को देखोगे ना तो यहाँ पे हर चीज टॉपिक वाइज अरेंज है। ठीक है, गवर्नर, पंचायती राज, पार्लियामेंट्री, सेंट्रल, स्टेट, एवरीथिंग एवरीथिंग, आप इसको रोक के किसी भी समय चीजों को देख सकते हैं। यहाँ देखिए रिवीजन पेपर्स भी हैं,
इन सब में 50-50 क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे के टाइम शेड्यूल में आप इसको तैयार करेंगे। देन एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होता है, उसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री भी टॉपिक वाइज चलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री, देन एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन पेपर आएगा। ओवरऑल ये रिवीजन पेपर है 3। मिडाइवल इंडिया इसके बाद शुरू होगा और वहां भी ये चीजें टॉपिक वाइज चलेंगी। सोर्सेस आपको बढ़ाने नहीं, उतने ही सोर्सेज में आपको चीजें क्लियर करनी है। मिडाइवल का दूसरा तीसरा पेपर होगा, मिडाइवल का फोर्थ पेपर होगा, देन मिडाइवल का रिवीजन पेपर होगा। इंटायर सिलेबस ऑफ मिडाइवल इसमें पूछा जाएगा। देन मॉडर्न, एक एक चीज आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं। मॉडर्न का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन मॉडर्न का रिवीजन पेपर। तो टोटल 10 पेपर हो गए, है ना। मॉडर्न के 2 रिवीजन पेपर हैं, यस 2 रिवीजन पेपर हैं। देन 34 से ज्योग्राफी, ये पेपर आपने देख लिया पूरा, ये पेपर आपने पूरा देख लिया है। इसमें ये सारे सिलेबस कवर किए गए हैं, सोर्सेज आपके सामने वही हैं, नॉट टू इंक्रीज लॉट्स ऑफ बुक्स। एंड सेकेंड पेपर ज्योग्राफी का होगा, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम क्लाइमेट एस्पेक्ट को बात करेंगे। एंड थर्ड में हम ओशनोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे। फोर्थ में मेजर ट्राइब्स, लैंग्वेज, पीपल, इकोनॉमी, ये सारी चीजें। ज्योग्राफी के फिफ्थ पेपर में इंडिया एंड इंडिया की फिजियोग्राफी। ज्योग्राफी के सिक्स्थ पेपर में इंडिया का क्लाइमेट एंड हाइड्रोलॉजी इन इंडिया। ज्योग्राफी का सेवेंथ पेपर में नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। ज्योग्राफी का पेपर नंबर 7, सॉरी 8, इसमें डेमोग्राफिक कंपोजिशन, ट्राइब्स एंड लैंग्वेज। ज्योग्राफी का पेपर 9 रिवीजन होगा और ज्योग्राफी का 10th पेपर भी रिवीजन का होगा। देन इकोनॉमी शुरू होता है पेपर नंबर 44 से। ये टेस्ट ऑलरेडी सब अवेलेबल है आपको। द कॉन्सेप्चुअल क्लासेस नाम का ये ऐप, आप यहाँ से ये ऐप आप डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से। अपने नंबर से, मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्टर करना है। इसमें कुछ पेपर आपके लिए फ्रीली हैं, बट यस पूरे प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा। इकोनॉमी की फिर आपको डिटेल्स 11-12 पेपर पूरे मिलेंगे, ठीक है। ये इकोनॉमी का रिवीजन पेपर है। देन एनवायरमेंट शुरू होगा पेपर नंबर 56 से। ये पेपर नंबर 56 एनवायरमेंट का पहला पेपर है। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन मेजर्स, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉज, नेशनल लॉज एंड पॉलिसीज, एंड एनवायरमेंट का ज्योग्राफी रिवीजन पेपर। एनवायरमेंट के भी 7 to 8 पेपर्स हैं। देन साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के भी इसी तरह 7 to 8 पेपर्स होंगे, हर एक पेपर टॉपिक वाइज है। सारी चीजें आप देख सकते हैं। देन एडवांस लेवल का पेपर शुरू होता है, जिसमें कि अगेन टॉपिक वाइज है, तो टॉपिक वाइज ही आपको मिलेगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी का होल सिलेबस, इकोनॉमी का होल सिलेबस यहाँ फॉलो किया जाएगा। बजट एंड सर्वे, सोशल इश्यूज, एंटायर सिलेबस ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। देन इंडिया एयर बुक पेपर नंबर 85 है। फुल लेंथ टेस्ट इसके बाद शुरू होते हैं। ये सारे पेपर 100 क्वेश्चन के बेस्ड पर होंगे। तो ये इस तरह से आपको ये पूरे पेपर एक्सेस करने होंगे। इसमें करंट अफेयर्स अप टू डेट शामिल किया जाता है, ठीक है। एंड ये ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे फॉलो कर सकते हैं किसी भी समय। सो दिस वाज फॉर योर स्ट्रेटजी टू सिक्योर यूपीएससी प्रीलिम्स ओनली दिस ईयर। थैंक यू सो मच।